आग की लपटें दीवारों को चाट रही थी। धुएं की मोटी काली चादर हमारे सिर के ऊपर लहरा रही थी। बेनोइट और मैं प्रोफेसर के शव के पास खड़े थे। हम एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पा रहे थे, लेकिन बेनोइट की आंखों में डर साफ दिख रहा था। वो डेस्क के ड्रॉयर में देखो, मैं उनकी जेब टटोलता हूँ। बेनोइट ने आदेश दिया। उंगलियों के निशान का क्या होगा? मैंने घबराते हुए पूछा। मजाक कर रहे हो? 5 मिनट में यहाँ सब भी नहीं बचेगा। निशान तो दूर की बात है। बेनोइट चिल्लाया। मुझे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। मैंने मेज की ड्रॉयर में खंगालनी शुरू की, जबकि बेनोइट ने मृत प्रोफेसर की जेबें टटोलने का गंदा काम शुरू किया। चारों ओर आग भड़क रही थी और इमारत अपने वजन के नीचे करहा रही थी। रॉबिन, मैंने कहा और मेज की एक ड्रॉयर से कागज की कई पतली शीट्स निकाली। धुएं की वजह से मैं मुश्किल से शब्द पढ़ पा रहा था, लेकिन मुझे साइलेंट मदर शब्द दिखा। आप में से जो लोग नहीं जानते, रविंग्स उस समय कॉपी करने का तरीका था जब जेरोक्स फोटोकॉपी मशीनें आम नहीं थी। बेनोइट की आंखें चमक उठी। हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी घर से एक भयानक तोड़फोड़ की आवाज निकली, जैसे मौत की खड़खड़ाहट। हम दोनों को दोबारा बताने की जरूरत नहीं थी। हम सामने के दरवाजे की ओर भागे, क्योंकि छत की बीम गिरने लगी थी। हम सीधे कार की ओर दौड़े। मैंने पीछे मुड़कर घर को देखा। वो पूरी तरह आग की चपेट में था। जैसे ही मैं कार में बैठा, छत ढह गई। बेनोइट पहले से गाड़ी चला रहा था। इंजन ने जोर की आवाज की। हम लॉन से निकलकर कीचड़ और बजरी उड़ाते हुए हाईवे पर आए। कार मिट्टी के रास्ते पर उछलती हुई मेन रोड पर पहुंची। हमारे पीछे घर आग में जल रहा था। कहाँ है रॉबिन? बेनोइट ने पूछा। मैंने उन्हें अपनी जेब से निकाला और देखने लगा। मेरी आंखें धुएं से जल रही थी, लेकिन मैंने कुछ रेखांकित हिस्सों को स्कैन किया। मैंने कागज पलटे। पीछे कुछ हैंड रिटन नोट्स थे। मैंने एक नोट जोर से पढ़ा। PS मिस्टर बेनोइट, ये बताना जरूरी है कि आपकी मूर्ति खोखली लगती है। क्या आपने इसे तोड़ने की सोची? शायद आपने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आप इसे छूने से डर रहे थे। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ये पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि ये एक सस्ती आधुनिक प्रतिकृति है। रेड हाउस के बारे में आपके सवाल के लिए मेरे अन्य नोट्स देखें। रेड हाउस? मैंने बेनोइट से पूछा, जबकि वो गाड़ी चला रहा था। देख, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे आवाजें सुनाई दे रही थी। वे मुझे रेड हाउस जाने को कह रही थी। बेनोइट ने बताया। मुझे पहले से पता था कि तुम आवाजें सुन रहे थे। उस साइकियाट्रिस्ट ने कैंप जमा में बताया था। मुझे बस ये नहीं पता था कि तुम वही आवाज सुन रहे हो जो मैं सुन रहा हूं। अब से कोई सीक्रेट नहीं, मैंने गुस्से से कहा। ठीक है, अब से कोई सीक्रेट नहीं, बेनोइट ने सहमति जताई। वैसे वो अच्छा मोटेल मालिक जिसके बारे में मैंने बताया था, उसकी हत्या भी हमारे प्रोफेसर की तरह हुई थी, मैंने उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार करते हुए कहा। क्या मजाक कर रहे हो? तुम मुझसे सीक्रेट की शिकायत करते हो और तुमने एक मर्डर छिपा रखी थी, बेनोइट ने गुस्से से मुझ पर चिल्लाया। ठीक है, हम दोनों सहमत हैं, अब कोई सीक्रेट नहीं, मैंने धुएं से जली आंखों से नोट्स पढ़ने का नाटक करते हुए कहा। बाकी यात्रा हम चुपचाप करते रहे। दुकान पर पहुंचने पर हम बुरी तरह थके हुए थे। बेनोइट ने दरवाजा खोला और हम अंदर घुसे। बेनोइट पीछे के कमरे में गया और मैं उसके पीछे।
वो कमरा बड़ा था जिसमें एक शौचालय भी था। मैंने अपने जेब से रबिंग निकाली और उन्हें डेस्क पर रख दिया। हमने बारी बारी से अपनी जलती आंखों पर ठंडा पानी डाला, राहत की आवाजें निकालते हुए। कुछ मिनट बाद मैं थक कर एक खंबे पर बैठ गया। बेनोट ने अपना चेहरा और हाथ पोंछे, फिर तौलिया मेरी ओर फेंका और कागजों को पढ़ने के लिए डेस्क पर बैठ गया। बेनोट ने रेखांकित अंशों को जोर से पढ़ना शुरू किया। साइलेंट मदर के अनुयायियों का मानना था कि यदि वे उनका मंदिर ढूंढ ले और साइलेंट प्लेग को फैलने दे तो वो उन्हें अनंत आनंद प्रदान करेगी। इसके बाद उनके चुने हुए अनुयायी उनके नाम पर इस दुनिया को नियंत्रण करेंगे। अविश्वासियों को भूसे की तरह खोखला कर दिया जाएगा, जिन्हें आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। उनकी आत्माएं साइलेंट मदर द्वारा पीड़ा भोगने के लिए कैद कर ली जाएगी। अरे, ये तो बहुत परिचित लगता है, मैंने कहा। बेनोट ने विचार मग्न होकर सिर हिलाया और अगले अनुच्छेद पर बढ़ गया। यह दावा किया जाता है कि साइलेंट मदर का मंदिर केवल दुनिया भर में फैले उनके 3 स्वर्ण मंदिरों का पता लगाकर ही पाया जा सकता है। इन मंदिरों के बारे में कहा जाता है कि वे मनुष्यों पर कमजोर शक्ति रखते हैं और जो मूर्खतापूर्वक उन्हें छू लेते हैं उन्हें गुलाम बना सकते हैं, जैसा कि साइलेंट मदर उन्हें प्रेरित करती है। जो लोग मंदिर को छूने की इच्छा का विरोध करते हैं उन्हें मंदिर के स्थान का एक हिस्सा पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। यहां यह ध्यान देना जरूरी है कि सभी विश्वसनीय विद्वानों के अनुसार मंदिर और तीर्थ पूरी तरह पौराणिक है। इस तथ्य पर असहमति जताने वाला एकमात्र व्यक्ति ऑर्थर ब्लैक नामक एक प्रतिभाशाली मेडिकल छात्र था, जिसने 1930 के दशक के मध्य में उत्तरी यूरोप और पूर्व अफ्रीका में व्यापक यात्राएं की और वहां की लोक कथाओं का अध्ययन किया। उन्होंने एक ऐतिहासिक पत्रिका के लिए एक शोध पत्र में दावा किया कि उन्हें 2 मंदिर मिले थे और तीसरा मंदिर समुद्र तट के किनारे एक ऐसे शहर के पास था जहां सभी महान शक्तियों के बीच युद्ध हुआ था। उनका दृढ़ विश्वास था कि वह शहर न्यू ऑरलियंस था। उन्होंने ये बताने से इनकार कर दिया कि उन्होंने उस शहर को ही क्यों चुना, जबकि कई अन्य शहर भी दिए गए विवरण से मेल खा सकते थे। उनके शोध पत्र की अस्पष्टता के लिए उनकी कड़ी आलोचना हुई। कई विद्वानों ने बताया कि कोई भी सभ्यता उन विविध भौगोलिक क्षेत्रों में नहीं फैली थी जहां उन्होंने मंदिरों का होने का दावा किया था। साथ ही यह तथ्य भी नजरअंदाज किया गया था कि साइलेंट मदर के मंदिर की कहानियां 1000 साल से पुरानी है, जबकि 18वीं सदी तक न्यू ऑरलियंस में किसी भी महान शक्ति ने युद्ध नहीं लड़ी थी। ब्लेक ने तुरंत अपना शोध पत्र वापस ले लिया, यह कहते हुए कि शोध कारणों से यात्रा के दौरान उन्होंने स्थानीय अनुष्ठानों में भाग लिया था जिनमें साइकेडेलिक शामिल थे। क्या तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूं? बेनोट ने कांपते हाथों से पूछा। हाँ, किस्मत बड़ी कुतिया है। तुम अपनी पूरी जिंदगी एक प्रेतबाधित मंदिर के पास ही रह रहे हो, मैंने जवाब दिया। नहीं बेवकूफ, कैंप जामा का वो डरावना साइकेट्रिस्ट, बेनोट ने कागजों की ओर इशारा करते हुए कहा। ओह लानत है, कोई आश्चर्य नहीं कि वो हमसे इतना उत्तेजित क्यों था। उसने अपना ज्यादातर जीवन उस तीसरे प्राचीन मंदिर की खोज में बिताया और हमने उसे बर्बाद कर दिया। बेनोट ने प्रोफेसर के हस्तलिखित एक और नोट को पढ़ना शुरू किया। हालांकि मुझे संदेह था, मैंने लुजियाना ऐतिहासिक सोसाइटी को फोन किया। वहां एक इमारत है जिसे कभी रेड हाउस के नाम से जाना जाता था। ये न्यू ऑरलियंस के शुरुआती सेटलमेंट के समय बेऊ में बना एक कुख्यात वेश्यालय था। 1920 के दशक से ये इमारत परित्यक्त है, लेकिन इसे ध्वस्त नहीं किया गया क्योंकि यह एक संरक्षित ऐतिहासिक संरचना है। उसका पता यहां लिखा है,
बेनोट ने मेरी ओर देखते हुए कहा, यह विवरण किसी किताब से कॉपी नहीं किया गया था, तो हो सकता है कि हमारे साइकियाट्रिस्ट और उनकी महिला मित्र को अभी तक इस स्थान का पता ना हो, जब तक कि उन्होंने प्रोफेसर से जानकारी ना निकाल ली हो। मैंने सुझाव दिया। बेनोट ने जवाब दिया, प्रोफेसर को क्यों मारना और घर को क्यों जलाना जब तक कि उनके पास पहले से ही सारी जानकारी ना हो। अन्यथा उन्हें मंदिर ढूंढने के लिए अभी भी हमारी जरूरत थी। शायद उसने उनसे झूठ बोला या वो लापरवाह हो गया, या शायद हमने उनके पहुंचने से ठीक पहले उन्हें रोक दिया। मैंने तर्क दिया। बेनोट ने चिंतित होकर कहा, हमें यह मानना होगा कि या तो उन्हें पहले से ही मंदिर का पता है, या फिर अगर हम उसे ढूंढने जाएंगे तो वो हमारा पीछा करेंगे। जब हम इस टॉपिक पर विचार कर रहे थे तभी मेरी नजर शेल्फ पर पड़ी। मैंने एक तौलिए से उसे उठाया, उसे गेंद की तरह लपेटा और डेस्क पर पटक दिया। मैंने सुना कि वो टुकड़े टुकड़े हो गया। बेनोट थोड़ा चौंक गया। हे भगवान, तुम मुझे पहले चेतावनी दे सकते थे, बेनोट ने डांटते हुए कहा जब मैंने तौलिया खोला और टूटी हुई चीजें मेज पर गिरा दी। टूटी हुई सामग्री के साथ एक छोटा सा हैंड रिटन नोट भी था। अगर आपको मंदिर मिल जाए तो उसे नष्ट कर दें। साइलेंट मदर के अनुयायियों को प्लेग फैलाने ना दें। आप पहले ही उसकी एक चमक को नष्ट कर चुके हैं। काम पूरा करें और उन आत्माओं को मुक्त करें जिन्हें वो सताती है। मुझे लगता है कि एक से ज्यादा लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, मैंने भ्रमित होकर कहा। ठीक है, इस बकवास को छोड़ो। हम मंदिर में जाएंगे और इसे बर्बाद कर देंगे, लेकिन मैं बिना सीरियस हथियारों के वहां नहीं जाऊंगा, बेनोट ने दृढ़ संकल्प के साथ कहा। क्या तुम किसी को जानते हो? मैंने पूछा। ओह हाँ, मैं एक आदमी को जानता हूं, बेनोट ने जवाब दिया, एक स्टोर की अलमारी को एक तरफ खिसकाते हुए एक छोटा सा दरवाजा दिखाते हुए। बेनोट ने छोटा सा छिपा हुआ दरवाजा खोला और हम दोनों एक छोटे अंधेरे कमरे में दाखिल हुए। उसने हाथ बढ़ाकर एक तार खींचा और एक टिमटिमाता हुआ बल्ब रोशन हो गया, जिसने एक हथियारों की अलादीन का गुफा को प्रकट किया। ओह गॉड बेनोट, जब तुमने कहा कि तुम एक आदमी को जानते हो, मैंने उस खजाने को देखकर आश्चर्य से कहा। हाँ, याद है जब मैंने कहा था कि धंधा अच्छा है, तो ये असली धंधा है, बेनोट ने बताया। मैंने दीवार के सहारे रखे कलेक्शन से एक AK-47 शैली की राइफल उठाई और उसका निरीक्षण शुरू किया। बेनोट ने कहा, वे ज्यादातर AKM है, लेकिन उनमें कुछ टाइप 56 भी है। मुझे बस इस बात की निराशा है कि तुम अमेरिकी सामान नहीं खरीदते, मैंने हंसते हुए कहा। हाँ, मैं क्या कहूं, कम्युनिस्ट भरोसेमंद राइफलें बनाते हैं। हालांकि अगर तुम जोर दे रहे हो तो मेरे पास कुछ बड़ी काली और पूरी तरह अमेरिकी राइफलें हैं, अगर तुम देखना चाहते हो, बेनोट ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह गॉड, मुझे लगता है कि बूट कैंप में शावर में मैंने तुम्हें पहले ही काफी देख लिया है, मैंने तिरस्कार भरी नजरों से कहा। बेनोट ने कोने में मेज पर रखे एक बड़े किट बैग की जिपर खोली, जिसमें एक बड़ी काली M60 मशीन गन दिखाई दी। अरे, तुम्हें नहीं लगता कि यह जरूरत से ज्यादा है? इसे इधर उधर ले जाना हमारे जैसे छोटे लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। गोला बारूद का क्या? मैंने तर्क दिया। समस्या गोला बारूद की नहीं है, उसे प्राप्त करना आसान है। समस्या उसे खोलने वाली डिसइंटीग्रेट बेल्ट की है। मेरे पास केवल एक 50 राउंड की बेल्ट है, बेनोट ने बताया। नहीं, हमें तेजी से चलने में सक्षम होना चाहिए, इससे हमारी गति धीमी हो जाएगी, मैंने सुझाव दिया।
अच्छी बात है। ठीक है, हम इसे यहीं छोड़ देते हैं। बेनोट ने जवाब दिया, 2 एकेएम राइफलों और 4 पूरी तरह भरी हुई मैगजीनों को एक खाली किट बैग में ठूसते हुए। मैंने सेल्फ पर पड़ा एक अकेला क्लेमोर उठाया और उसे राइफल के साथ बैग में रख दिया। क्लेमोर? बेनोट ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, अगर हम उनसे पहले पहुंच जाए तो मैं जानना चाहूंगा कि वे कब आ रहे हैं। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बिल्कुल सही। बेनोट ने बैग में कुछ C4 और डेटोनेटर रखते हुए सहमति जताई। क्या हम तैयार हैं? उसने बैग की जेब बंद करते हुए पूछा। लगता तो ऐसा ही है, मैंने जवाब दिया जब हमने अपनी जैकेट पहनी और टॉर्चों को जांच की। मैंने बैग उठाया, बेनोट ने लाइट बंद की और स्टोरेज अलमारी को वापस अपनी जगह पर खिसका दिया, जिससे छोटा शस्त्रागार छिप गया। हम सामने के दरवाजे की ओर बढ़े। बेनोट ने शांत सड़क पर नजर डाली कि सब ठीक है या नहीं। हम जाने के लिए तैयार हैं, उसने कहा। हम बाहर निकले और मैंने बैग को ट्रक में रख दिया। प्रोफेसर के नोट्स पढ़ने और अपने अस्थायी शस्त्रागार को तैयार करने में बिताए समय के कारण शहर से निकलते निकलते सूर्यास्त हो गया। मैं बेनोट के आग्रह पर गाड़ी चला रहा था। उसने कहा कि अगर कोई श्वेत व्यक्ति गाड़ी चला रहा हो तो पुलिस द्वारा रोके जाने की संभावना कम होती है। ट्रक में भारी सामान होने की वजह से स्टीयरिंग सुस्त लग रही थी। मैंने धीरे धीरे गाड़ी चलाई ताकि कोई अनवांटेड ध्यान न खींचे। नक्शे से अंदाजा था कि लोकेशन शहर से लगभग 1 घंटे की दूरी पर था, लेकिन ये दलदल के बीच अंदर में कहीं था। हमें अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए पीछे की सड़कों और छोटी छोटी पगडंडियों का सहारा लेना पड़ा। रात हो रही थी जब हम पानी से ऊपर उठी एक छोटी सी मिट्टी की सड़क पर मुड़े। सड़क के दोनों ओर दलदली जमीन थी। कुछ मील चलने के बाद दूर एक बड़ी इमारत दिखाई देने लगी। रेड हाउस अपने नाम के अनुरूप लाल रंग का था, जो बलुआ पत्थर से बना प्रतीत होता था। यह दलदल में एक छोटे से टापू पर बना था, जो एक ऊंची सड़क से जुड़ा था। यह एक भव्य पुरानी इमारत थी जो किसी छोटे किले की तरह दिखती थी, मानो उसे सीधे पेरिस या साइगोन से उठाकर लाया गया हो। जैसे जैसे हम करीब पहुंचे, यह स्पष्ट हो गया कि इमारत बहुत खराब हालत में थी। लेकिन सच कहूं तो यह चमत्कार ही था कि इतने सालों के बाद भी यह दलदल में खड़ी थी। मैंने सोचा कि शायद किसी अप्राकृतिक शक्ति ने इस इमारत को इस एरिया में टिका रखा था, लेकिन मैंने इस विचार को दिमाग से निकाल दिया और अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित किया। लगता है हम यहां पहले पहुंच गए, बेनोट ने मैदान का निरीक्षण करते हुए कहा। आसपास कोई अन्य वाहन दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, जब तक कि वे नाव से ना आ गए हों, मैंने सुझाव दिया। इमारत पानी पर थी और पीछे एक घाट हो सकता था, यह बताना मुश्किल था। मैदान में घास बहुत ऊंची उगी हुई थी, इसलिए हमने कार को लॉन की घास के बीच छिपा दिया। बेनोट ने ट्रक खोला। मैंने बैग से 2 एकेएम राइफलें निकाली, प्रत्येक में एक मैगजीन भरी। एक राइफल अपने कंधे पर लटकाई और दूसरी बेनोट को थमा दी। मैंने क्लेमोर को अपनी जैकेट की बड़ी जेब में ठूस लिया और हमने एक एक एक्स्ट्रा मैगजीन ली। बैग में अब सिर्फ C4 और डेटोनेटर बचे थे। बेनोट ने बैग की जिप बंद की और उसे अपने कंधे पर लटका लिया। हम हथियारों से लदे हुए उस भव्य इमारत की ओर बढ़े और पत्थर की सीढ़ियां चढ़ी। बड़े लकड़ी के दरवाजों ने मेरे धक्के का कोई प्रतिरोध नहीं किया। हमने अपनी जैकेटों से जुड़ी टॉर्च जलाई और एक छोटी लॉबी एरिया में प्रवेश किया, जो कोर्ट रूम जैसा था। मुझे आश्चर्य है कि नशेड़ियों ने इस जगह पर कब्जा क्यों नहीं किया, मैंने बेनोट से कहा। दक्षिण में लोग ऐसी इमारतों से डरते हैं। इनमें अतीत के बहुत सारे भूत हैं, लोग इनसे दूर रहते हैं, उसने जवाब दिया। हम लॉबी से होते हुए एक गलियारे में पहुंचे। हवा गर्म थी और उसमें फफूंदी की गंध थी।
दीवारों से पुराना वॉलपेपर उखड़ रहा था और टूटे कांच के टुकड़े, अन्य मलबा पुराने ढीले लाल कालीन पर बिखरा था। लंबे गलियारे के अंत में हम एक बड़े डबल डोर पर पहुंचे। उन्हें खुलने पर हम एक ऑडिटोरियम में दाखिल हुए। कमरे की छत ऊंची थी और इसे एक रंगमंच की तरह सजाया गया था। एक मंच, कई बूथ, टेबलें और गैलरी में निजी बक्स थे। जगह को घिसे हुए लाल मखमली पर्दों से सजाया गया था। लगता है ये जगह उन शानदार ब्रुलिस्क ब्रोथेल में से एक में बदल गई थी, मैंने सुझाव दिया। हाँ, अपने सुनहरे दिनों में ये काफी शानदार रही होगी। मैं शर्त लगाता हूं कि यहाँ सिर्फ अमीर लोग या अधिकारी लोग ही आते होंगे। हमारे जैसे लोग का यहाँ स्वागत नहीं होता होगा, बेनोट ने जवाब दिया। हाँ, उन दिनों तुम जैसे लोगों का कहीं भी स्वागत नहीं था, मैंने मजाक में कहा। बड़े मजेदार लगता है ना। अभी भी कई जगह है जहां हमारा स्वागत नहीं है, उसने जवाब दिया। अब हम कहां जाएं? ये तो मंदिर जैसा कुछ नहीं लगता, मैंने जोर से सोचा। तभी वो जानी पहचानी फुसफुसाहट शुरू हुई। स्वागत है अपवित्र लोगों, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बेनोट ने मुझे डर भरी नजरों से देखा। मैं समझ गया कि हम दोनों एक ही आवाज सुन रहे थे, न सिर्फ इसलिए कि वो बहुवचन में बोल रही थी। अब वो आवाज हमारे दिमाग में नहीं बल्कि मंच के पीछे से आ रही थी। हम दौड़कर मंच पर चढ़े। आवाज तेज होती जा रही थी। मैंने अपनी राइफल कंधे पर रखी और चार्जिंग हैंडल खींचा। मैंने राइफल की नली से मंच के फटे हुए पर्दों को हटाया। हमारी टॉर्च की रोशनी उस एरिया को रोशन कर रही थी। हम धीरे धीरे मंच के पीछे बढ़े। मैंने राइफल की नली को बाएं दाएं घुमाया, लेकिन वहां सिर्फ परछाइयां थी। नीचे से आवाज फुसफुसाई, ओ अपवित्र करने वाले, आपका स्वागत है। फर्श पर एक पुराना कारपेट बिछा था। मैंने उसे हटाया तो एक तहखाने का दरवाजा दिखा जिसमें धातु की रिंग हैंडल थी। मैंने एक हाथ से हैंडल खींचा, दूसरे हाथ से राइफल को कंधे पर कसकर पकड़ा। हमें सड़ते मांस की दुर्गंध महसूस हुई। देखो, हम नीचे जो कुछ भी देखे या सुने उसे अनदेखा करेंगे। हम हमला करेंगे और जितना जल्दी हो सके वहां से निकल जाएंगे, बेनोट ने कहा। उनके चेहरे पर भय साफ झलक रहा था। मैंने सिर्फ सिर हिलाया और हम संकरी पत्थर के सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। तभी मुझे अपने जेब में रखा क्लेमोर याद आया। हम रुके। मैंने क्लेमोर निकाला और उसे सबसे ऊपरी सीढ़ी पर रख दिया, हेज की ओर इशारा करते हुए। मैंने हेज को नीचे खींचा और हैंडल पर ट्रिप वायर जोड़ दिया। हम संकरी पत्थर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। यह सब बहुत परिचित लग रहा था, जैसे हम वियतनाम की उस सुरंग की पत्थर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हो। ऐसा लग रहा था कि यह हमेशा ही चलता रहेगा। मैंने अपने राइफल से रास्ता दिखाया। गर्मी थी, मेरे चेहरे से पसीना टपक रहा था और सड़न की गंध तेज होती गई। आगे की सीढ़ियां एक कोने पर रुक गई और लकड़ी में बदल गई। हमने कोने को पार किया। लकड़ी को चर्च की तरह अलंकृत रूप से उकेरा गया था। हमने स्पष्ट रूप से मंदिर ढूंढ लिया था। लकड़ी का गलियारा एक आर्च में समाप्त हुआ। हम एक छोटे लकड़ी के स्टेज जैसे स्थान में पहुंचे। स्टेज की दीवार मसालों से रोशन था और उसकी छत ऊंची थी। पूरी संरचना अलंकृत नक्काशीदार लकड़ी से बनी थी। केवल कोई अप्राकृतिक शक्ति ही इस संरचना को दलदल के नीचे इस तरह बरकरार रख सकती थी। यहां तक कि दुर्गंध भी कम हो गई थी। स्टेज लकड़ी के बेंचों से भरा था और दीवारों पर
पेंटिंग सजी थी जो बिल्कुल सही हालत में थी। बेनोइट और मैं चुपचाप देखते रहे। पेंटिंग्स में मूर्ति वाली महिला को दर्शाया गया था। एक में वो बच्चों को रोटी देती हुई मुस्कुरा रही थी, दूसरी में वो एक बीमार महिला को सांत्वना दे रही थी, तीसरी में वो कवचधारी सैनिकों से किसानों की रक्षा कर रही थी। स्टेज के सामने एक बड़ी मूर्ति थी, लेकिन वो सोने की नहीं बल्कि साधारण लकड़ी की नक्काशी थी। महिला मुस्कुरा रही थी और उसके पैर ऑक्टोपस के टेंटिकल्स से बने थे। ऐसा लगा जैसे वो हमें बुला रही थी। उसके पैरों के पास एक छोटा लकड़ी का बक्सा रखा था। आवाज बोली, आखिरकार तुम आ ही गए। मेरे मंदिर में स्वागत है खोई हुई आत्माओं। तुमने मेरे एक मंदिर को अपवित्र किया। वो मंदिर कमजोर और उत्पीड़ित लोगों की रक्षा के लिए एक लाइट हाउस था। तुम्हारे अपवित्र के कारण कमजोर आत्माएं पीड़ित होंगी। उसकी आवाज गर्मजोशी भरी और आश्वस्त करने वाली थी। लेकिन सब खत्म नहीं हुआ। तुमने मेरा मंदिर ढूंढ लिया है। तुम अपने अपवित्रता के लिए पश्चाताप कर सकते हो। तुम्हें भूखों को खाना खिलाना है, बीमारों को देखभाल करना है और लंगड़े को ठीक करने में मेरी मदद करनी होगी। अरे ये तो बहुत कुछ है। हम दोनों में से कोई डॉक्टर नहीं है, मैंने 5 साल के डांटे हुए बच्चे की तरह जवाब दिया। और मैं खेती के बारे में कुछ नहीं जानता, बेनोट ने उसी मजाक अंदाज में कहा। बच्चों डरो मत, बस मेरे पैरों के पास रखा बक्सा खोलो और उसमें लिखी प्रार्थना पढ़ो। मेरा प्यार पूरी दुनिया में फैल जाएगा। ये भूखों के पेट भरेगा, बीमारों के घाव भरेगा और निराशा मन को शांति देगा। आवाज ने एक सांत्वना देने वाली मां की तरह कहा। मैं बक्से की ओर बढ़ा। बेनोइट मेरे पीछे था। मैं खुशी भरे दिल से ढक्कन खोलने वाला था कि तभी एक विस्फोट ने स्टेज को हिला दिया। सीढ़ी के नीचे रखा क्लेमोर स्पष्ट रूप से फट गया था। मैं एक सेकंड के लिए ध्वनि और कंपन से भ्रमित हो गया। बस इतना समय लगा कि मैं दुनिया को वैसा ही देख सकूं जैसा वो वास्तव में थी। मैंने अपना हाथ वापस खींच लिया। बेनोइट डर से पीछे हट गया और स्टेज के चारों ओर देखने लगा। ये जगह सही नहीं है, बेनोइट की आवाज में भय था। मुझे पता है, चार्ज लगाओ, मैंने जवाब दिया। मेरी आंखों के सामने लकड़ी की मूर्ति ठोस सोने में बदल गई और महिला के चेहरे पर गर्मजोशी की अभिव्यक्ति द्वेष और गुस्से में बदल गई। वो स्टेज के अलंकृत लकड़ी के खंभे हड्डियों में बदल गए। पेंटिंग्स में अब भयावह दृश्य थे। एक महिला खोखली आंखों वाली पुरुषों की सेना के ऊपर मंडरा रही थी, दूसरी में वो मानव अवशेषों से बने मंदिर के सामने खड़ी थी। स्टेज की बेंचें पत्थर में बदल गई और अब खाली नहीं थी, वे कंकालों से भरी थी जो सीधे बैठे मूर्ति को श्रद्धा से देख रहे थे। सड़न की दुर्गंध फिर से मेरे नथुनों में लौट आई। क्या तुम वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूं? मैंने अपने डर को काबू रखते हुए पूछा। हाँ, दरवाजा कवर करो, बेनोइट चिल्लाया जब उसने खंभों पर C4 लगाना शुरू किया। मैं ऊपर से चीखें सुन सकता था। फिर 2 गोलियां चली और चीखें बंद हो गई। उन्होंने स्पष्ट रूप से क्लेमोर से घायल लोगों को उनके दुखों से मुक्त कर दिया था। वे गंभीर थे। मैं पत्थर की सीढ़ियों से उतरते कई लोगों के कदमों की आवाज सुन सकता था। लगता है बहुत सारे लोग हैं। मुझे पता था कि हमें M60 लाना चाहिए था, बेनोइट ने धीमे लेकिन गुस्से भरे लहजे में कहा। रोना बंद कर और उन चार्ज को लगाओ, मैंने जवाब दिया।
ये सोचते हुए कि काश हमारे पास M60 होती। मैं एक पत्थर की बेंच के पीछे बैठ गया, AKM राइफल को आर्च के प्रवेश द्वार पर तानते हुए, जो अब पत्थर और मानव हड्डियों से बना दिख रहा था। मैं एक प्रशिक्षित सैनिक की मुद्रा में आ गया। मेरा हाथ हथियार पर स्थिर था और मेरी सांस धीमी हो गई। कदमों की आवाज नजदीक आ रही थी। एक आदमी कमरे में घुसा, अपनी राइफल को बेचैनी से तानते हुए। वो नौसिखिया लग रहा था, कोई भाड़े का सिपाही नहीं, शायद कोई कट्टरपंथी। मैंने तुरंत गोली नहीं चलाई, क्योंकि मैं चाहता था कि उसके साथी भी अंदर आए। 2 और आदमी अंदर आए। तीसरे को कुछ ट्रेनिंग मिला हुआ था, क्योंकि उसने मुझे बेंच के पीछे छिपे देख लिया और अपनी राइफल उठाई। मैंने 3 तेज सिंगल शॉट फायर किए और तीनों ढेर हो गए। कोई और अंदर नहीं आया, लेकिन मैं गलियारे में फुसफुसाहटें सुन सकता था। हे, कोई ग्रेनेड नहीं, तुम मंदिर को नुकसान पहुंचा सकते हो। एक महिला ने फुसफुसाते हुए आदेश दिया। मैंने उसकी आवाज पहचान ली। वो मोटेल वाली वेश्या थी। बेनोइट झुककर मेरे पास बेंच पर बैठ गया। चार्ज लग गए, 10 मिनट। उसने अपनी राइफल दरवाजे की ओर तानते हुए कहा। मैंने प्रार्थना की कि यह समय काफी हो। हेलो, मैं अंदर आ रहा हूं। मैं निहत्था हूं, गोली मत चलाना, मैं सिर्फ बात करना चाहता हूं। एक पुरुष की आवाज आई। ठीक है, हम बात कर सकते हैं, मैंने जवाब दिया। वो कैंप जमा का साइकेट्रिस्ट था। वो अपनी हथेलियां खोल कर आया, ये दिखाने के लिए कि उसके पास कोई हथियार नहीं था। हमें यहां तक लाने के लिए धन्यवाद। उस बूढ़े प्रोफेसर ने हमें बेकार की खोज पर भेजा था, लेकिन सावधानी से हमारे कुछ लोग तुम्हारा पीछा कर रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतना खूबसूरत होगा। उसने छत की ओर देखते हुए विस्मय से कहा। हमने उसे बोलने दिया, लेकिन हम जानते थे कि हमारा समय खत्म हो रहा था। ये वैसा ही है जैसे मैंने कहानियों में सुना था, ठोस सोने का बना मंदिर। उसने एक खंबे पर उंगली फेरते हुए कहा, जो पत्थर और मानव फीमर हड्डियों से बना था। बेनोट ने मेरी ओर देखा। मुझे लगता है साइलेंट मदर ने अलग अलग लोगों से अलग अलग वादे किए थे। युद्ध से थके 2 सैनिकों को एक शांतिपूर्ण आदर्श दुनिया दिखाई गई, जबकि सत्ता के भूखे लोगों को सोने का मंदिर और अनंत शक्ति का वादा दिखाया था। यह साइलेंट मदर का सच्चा उपहार है। वो अनंत धन और दुनिया भर शासन की शक्ति दे सकती है। वो अपने अनुयायियों को जीवन भी लौटा सकती है, अगर वे उसके नाम पर बलिदान दे। उसने कहा। उसकी आंखों में वही कट्टर क्रोध था जो मैंने अस्पताल में देखा था। हाँ मां, ज्यादा समय नहीं है, मैं समझाता हूं मां, उसने खुद से बुदबुदाया। अचानक वो अमानवीय गति से चीखते हुए हमारी ओर दौड़ा। सीढ़ियों पर इंतजार कर रहे लोग कमरे में घुस आए और असल्ट राइफलों से गोलियां बरसाने लगे। मैंने उस भीड़ में मोटेल वाली महिला और 3 पुरुषों को देखा। हमने साइकेट्रिस्ट को तुरंत ढेर कर दिया, लेकिन बाकी लोग उससे कट्टरता से भरे थे। साइलेंट मदर उनसे फुसफुसा रही थी। कौन जानता है वो उनसे क्या वादा कर रही थी। वे पत्थर की बेंचों के पीछे से जानवरों की तरह हमारी ओर बढ़ रहे थे। गोलियां हमारी बेंच पर लग रही थी। 2 लोगों ने तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश की और बेनोट ने उन्हें ऑटोमेटिक राइफल की गोलीबारी के झोंके से ढेर कर दिया। मैं बेंच के किनारे से बाहर निकला और एक सिर पर गोली चलाई जो दूसरी बेंच के पीछे से उभर रहा था। एक बॉडी गलियारे में गिरा। महिला हमारे पीछे थी और बेंच के किनारे से गोली चला रही थी। एक गोली मेरे सिर के पास से गुजरी, तभी उसे ऑटोमेटिक राइफल की गोलीबारी की बौछार लगी
जो उसके पैरों में जा लगी। मैंने मुड़कर देखा, बेनोट की राइफल थी जिसके बैरल से धुआं निकल रहा था। वो दौड़कर आया और उसके हाथ से पिस्तौल छीन ली। हमें यहां से निकलना होगा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, बेनोट ने राइफल को कंधे पर लटकाते हुए कहा। हम बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी हमने उस महिला की आवाज सुनी जो जमीन पर रेंग रही थी। वो अभी भी जिंदा थी और अपने नाखूनों से खुद को घसीटते हुए मूर्ति की ओर बढ़ रही थी। हमने उसकी ओर देखा, वो दाहिने गति से आगे बढ़ रही थी, इंच इंच करके मूर्ति की ओर अपने पीछे खून का निशान छोड़ते हुए। प्लीज प्लीज साइलेंट मदर, प्लीज। मैंने आपके एक मंदिर की खोज की, मैंने वही किया जो आपने कहा। वो मुश्किल से सांस लेते हुए विनती कर रही थी, प्लीज जैसा आपने वादा किया वैसा करो, मेरे बच्चों का जीवन लौटा दो, प्लीज प्लीज साइलेंट मदर, मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज। उसने दांत पीसते हुए अपनी पूरी ताकत से चिल्लाते हुए मूर्ति की ओर रगने लगी, प्लीज। मैंने अपनी राइफल तानी और उसे गोली मार दी। हम दोनों बिना कुछ बोले बाहर की ओर भागे। भागते समय साइलेंट मदर ने मुझे फिर से पुकारा। मुझे लगता है उसने बेनेट को भी पुकारा होगा। हमने उसे अनदेखा किया। शायद उसकी शक्ति उन लोगों पर ज्यादा थी जो उसके झूठ पर विश्वास करने को इतने हताश थे। हम पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़े, समय हमारे खिलाफ था। हम सीढ़ियों के शीर्ष पर पहुंचे। हैच मिट्टी के टुकड़ों से उड़ चुका था। मैं मलबे पर रेंग कर बाहर निकला। बेनोट मेरे पीछे था। हम ऑडिटोरियम में तेजी से भागे। जमीन हिली और एक जोरदार धमाके ने इमारत को हिला दिया। इमारत गुस्से से कराह रही थी। उसकी नींव विस्फोट से हिल गई थी। गलियारे से भागते समय इमारत खतरनाक रूप से झुकने लगी। ये दलदल में डूब रही थी। हम लॉबी के सामने से दरवाजे से बाहर निकले, सीढ़ियों से उतरे और लॉन पर पहुंचे। लॉन की सुरक्षा से हमने पीछे मुड़कर रेड हाउस को देखा। ये एक कोने से दलदल में डूब रहा था। अचानक जैसे कोई सपोर्ट देने वाला पिलर टूट गया हो। आधी इमारत दलदल में ढह गई। बाकी हिस्सा भी जल्दी उसके पीछे चला गया। हम चुपचाप देखते रहे। उस रात के बाद मैंने कभी साइलेंट मदर की फुसफुसाहट नहीं सुनी, लेकिन मैं अक्सर उस महिला की हताशा और साइलेंट मदर के उस वादे के बारे में सोचता हूं जो उसने उससे किया था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई डरावनी कहानी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। आखिर अगली कहानी और भी खौफनाक हो सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपने डर का सामना करें।